नमस्ते बच्चों, आपका ब्रह्मश्री दीक्षित अर्थ साधना चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नेशनल इनकम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो थोड़ा डिटेल में ही पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की परिभाषा। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में अर्जित कारक आय यानी फैक्टर इनकम का कुल योग है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक देश के सामान्य निवासियों, देश में रहने वाले कोई भी निवासी हो, एक लेखा वर्ष यानी कि जो लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, उसके बीच जितनी भी अर्जित कारक आय है उसका जो कुल योग होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये एक साधारण परिभाषा है राष्ट्रीय आय की। और कारक आय क्या है? किस कारक आय पर अर्जित आपकी ये राष्ट्रीय आय है? कारक आय वह आय जो उत्पादन के साधनों बच्चों जिनसे हम उत्पादन करते हैं, वो कारक जिनके द्वारा हम उत्पादन करते हैं, जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि के बदले हमें मिलती है, वह आय जो उत्पादन के साधनों, श्रम, पूंजी, भूमि के बदले में मिलती है, जैसे कि वेतन के रूप में, किराए के रूप में, ब्याज और लाभ के रूप में, तो इसको राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक पढ़ते हैं हस्तांतरण आय यानी क्या, यानी कि ट्रांसफरेबल इनकम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें आप दान, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप जो होता है, या पेंशन को इसमें नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इसके बदले कोई उत्पादन नहीं होता। बच्चों, वो इनकम जिसमें उत्पादन नहीं किया जाता वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं करी जाती है। इसलिए जो दान होते हैं, गिफ्ट होते हैं, या कोई स्कॉलरशिप दिया जाता है, या पेंशन जो दी जाती है, उसको आपके ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं करी जाती, क्योंकि इसके बदले में कोई भी उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। अब कुछ अवधारणाएं हम पढ़ते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, जीडीपी मार्केट प्राइस पर। इसमें सकल घरेलू उत्पाद जो है बाजार कीमत पे, इसमें क्या होता है, एक लेखा वर्ष आपको बता दिया है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। एक लेखा वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर, हमारे देश की सीमा के अंदर, एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग है। बच्चों, इसमें अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उसके द्वारा जो मूल्य प्राप्त होता है, उसको इसमें जोड़ा जाता है। जो जितने भी हमारे तीनों क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके सर्विस सेक्टर हैं, उन सबके द्वारा जो अंतिम वस्तुओं सेवाओं के द्वारा जो उत्पादन होता है, उससे जो मूल्य मिलता है, उन सबका जोड़ होता है। ये जो आपका मार्केट प्राइस पे जीडीपी होता है। और इसमें मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन शामिल होता है। मूल्यह्रास जो भी टूट फूट पे जो खर्चा होता है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? एक लेखा वर्ष यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये दिया हुआ टाइम है। वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर तीनों क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर के द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजारी मूल्य का जोड़ है। यहाँ पर अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनको जो कि प्रोडक्शन के द्वारा तैयार की जा चुकी हैं, उनको हम बाजार में बेचते हैं, उसके बदले हमें मूल्य मिलता है। और इसमें जो है मूल्यह्रास, जो आपका डेप्रिसिएशन है, उसको शामिल किया जाता है। तो 2 तरह की वस्तुएं होती हैं बच्चों, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जो कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, उनके द्वारा हम उनको हम कच्चे माल के तौर पे प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, जिससे हम वस्तुओं को तैयार करते हैं।
तो लेकिन यहाँ पे हम मध्यवर्ती वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं, अंतिम वस्तुओं की बात कर रहे हैं जो प्रोडक्शन के द्वारा बनाई हुई हैं, मतलब प्रोडक्शन जिनका हो चुका है, कच्चे माल का यूज करके जिनका प्रोडक्शन हो चुका है, उनको, उन वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं के अंदर काउंट किया जाता है। तो अभी इसका सूत्र है जीडीपी, मार्केट प्राइस इजकल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रांट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहाँ पर जो है सी उपभोग है, आई निवेश है, जी है आपका सरकारी व्यय हो गया आपका, और एक्स माइनस एम इजकल टू शुद्ध निर्यात हो गया। बच्चों पहले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम पढ़ते हैं आगे की अवधारणाएं। ये नेशनल इनकम का ये डेफिनेशन है। कारक आय, हस्तांतरण आय क्या होता है, सकल घरेलू, तो मार्केट प्राइस पर आपका जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, उसका सूत्र क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आप सेकंड पढ़ेंगे बच्चों, इसका इसी का ही है जीडीपी का, वो हमने मार्केट प्राइस पे पढ़ा है, अब ये जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ेंगे। साधन लागत पर जीडीपी, यानी कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर बच्चों इसे घरेलू आय भी कहते हैं, इसको घरेलू आय भी कहते हैं। ये बाजार कीमत पर जीडीपी में से, बाजार बच्चों जो अभी हमने पढ़ा है मार्केट प्राइस पर, बाजार कीमत पर जो जीडीपी होता है, जो अभी पहले अवधारणा हमने पढ़ी है, बाजार कीमत पर जो जीडीपी है उसमें से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, उसमें से जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसको माइनस किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को अगर माइनस करेंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा। तो अगर आपको साधन लागत पर आपको जीडीपी निकालना है, तो जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी हमने निकाला है उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अगर बच्चों आप माइनस करेंगे तो आपका फैक्टर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकल आएगा। अब अगली अवधारणा पढ़ते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ेंगे, यह जीडीपी और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, यानी कि आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यह जीडीपी, जो जीडीपी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक लेखा वर्ष के अंदर तीनों क्षेत्रों यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के का जो मूल्य का टोटल है, जो योग है, उसको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। और तो ये जीडीपी और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA का योग है। यानी जीडीपी में आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को अगर जोड़ देंगे तो यह देश के नागरिक, तो आपका जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा। यह देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का माप है। ये क्या है, एक देश के अंदर जितने जो नागरिक रहते हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का माप है, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। यानी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो कहीं भी स्थिर होकर अगर काम कर रहे हैं तो उनको आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करेंगे। हमारे देश के नागरिक कहीं भी रहकर अगर हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं तो उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला है, सूत्र है, जीडीपी इजकल टू जीडीपी प्लस NFIA, अभी बताया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका आ जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट अवधारणा, आपका अगली अवधारणा क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी यानी कि। तो एनएनपी कैसे निकालेंगे? जब जीडीपी में से मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगर अभी जीडीपी आपको पता होना चाहिए, जीडीपी क्या है। जीडीपी में से हम सब इसमें माइनस कर रहे हैं। साधन लागत में निकालने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे तो आपकी साधन लागत पर आपकी जीडीपी आ जाएगी। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर निकालना है तो जीडीपी में आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को प्लस करेंगे। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर आपको निकालना है तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास जो भी टूट फूट होता है या स्थिर पूंजी जैसे मशीनों पे या कंपनी पे या कारखाने पे जो उपभोग होता है उसको आप घटा दिया जाता है तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी निकल आएगा। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, एनआई। अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर पढ़ते हैं एनआई, ठीक है। अब इसका पढ़ लीजिए बेटा। इसके आपको फार्मूलेस थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, बस मुश्किल कुछ भी नहीं है। किसमें क्या घटाना है, किसमें क्या प्लस करना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे कैसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, कैसे शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालते हैं, सकल कैसे निकालते हैं, वो साधन लागत पर मार्केट प्राइस पे किसमें क्या घटाना है प्लस करना है, बस उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। तो बच्चों वास्तविक अर्थों में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि रियलिटी में जो वास्तव में है साधन लागत, अभी आपको बताया था जो भी साधन है, जो कारक है यानी कि श्रम, भूमि, पूंजी, इनके द्वारा जो उत्पादन होता है, उत्पादन के द्वारा जो वस्तुओं से अंतिम वस्तुओं सेवाओं से जो हमें मूल्य की प्राप्ति होती है उसको जोड़कर जो आय हमें मिलती है उस आय को इस पे शामिल किया जाता है। यानी कि वास्तविक अर्थों में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जो होती है, यानी फैक्टर कॉस्ट पे जो एनएनपी होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यह उत्पादन के साधनों, अभी बताया मैंने आपको, यह उत्पादन के साधनों भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम को प्राप्त होने वाली आय, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के द्वारा जो आपको आय प्राप्त होती है किस रूप में, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में, उसका जो योग होता है उसको आप नेशनल इनकम कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय, एनआई। यानी बच्चों जो फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, वही आपकी जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, किसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, बस और कुछ इसमें नहीं है। तो अभी हम पढ़ते हैं बच्चों, अब अगला क्या है, राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ। अब राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियाँ होती, कितनी तरह की विधियाँ होती हैं, मेन 3 ही विधियाँ हैं इसकी। एक तो आपका उत्पादन विधि है, एक आय विधि है और एक है व्यय विधि। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय आय तीन विधियों, 3 मेथड के द्वारा निकालते हैं। मेथड ऑफ मेजरमेंट, राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह पर आधारित है। अब जो राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के बाद आय प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है तो हम उसको खर्च के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह चलता रहता है, एक चक्र की तरह। तो इसको अब समझते हैं किस तरह से इसमें इन विधियों के द्वारा, मेथड्स के द्वारा हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट है उत्पादन विधि, इसको बच्चों मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, प्रोडक्ट और द वैल्यू एडेड मेथड। यह विधि उत्पादन स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापती है। यह विधि कौन से स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापती है? उत्पादन स्तर पर, यानी प्रोडक्शन के लेवल पर। देश के सभी आर्थिक क्षेत्रों, देश के सभी आर्थिक क्षेत्रों, कौन से क्षेत्र हैं आर्थिक क्षेत्र हमारे देश के, कौन से आर्थिक क्षेत्र हैं? कृषि, उद्योग और सेवा, यानी कि आपका कृषि आ जाता है प्राइमरी में, उद्योग आपका सेकेंडरी में और सेवा क्षेत्र आपके सर्विसेज में आ जाते हैं।
में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं बताया था। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, यानी एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं अभी बताई थी आपको, जो कच्चे माल के रूप में यूज़ की जाती हैं, उसको दोबारा से काउंट करेंगे तो दोहरी गणना का डर रहता है, तो इसलिए उसको उसमें काउंट कर, जब प्रोडक्शन मेथड के द्वारा जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है। चलिए बच्चों, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बनाया है पर इजी वे में थोड़ा सा अच्छे समझ में जाता है। और मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाता है। इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, और जो मूल्य में वृद्धि होती है उसको जोड़ा जाता है। मूल्य में जो भी वृद्धि होती है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तरीका क्या है, ये जो आपका मेथड है, इसको मेथड का क्या मेथड है, ये तरीका है उत्पादन विधि। विवरण क्या है इसका, डिटेल में क्या है, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्या विवरण है इसका डिटेल में, किसी देश के भीतर यानी सीमा क्षेत्र के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और इसका सूत्र क्या है, इसमें नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं प्रोडक्शन मेथड से। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम इक्वल टू सभी क्षेत्रों के उत्पादन का मूल्य। जो सभी क्षेत्र हैं, अभी 3 जो बताए हैं आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर्स जो हैं, उनके द्वारा जो मूल्य प्राप्त होता है उसमें से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य माइनस किया जाता है, तो आपका जो है प्रोडक्शन मेथड से आपका राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम निकल आती है। इसकी सीमाएं क्या हैं बच्चों, लिमिटेशंस। इसमें घरेलू कामकाज, घर में जो हम लोग कामकाज करते हैं बच्चों, इसको प्रोडक्शन में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इसके बदले में हमें कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बाजार की जो गतिविधियां होती हैं आपकी, उससे हमें जो है कोई भी लाभ नहीं होता। और स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, जो अपने लिए अपने यूज़ के लिए जो उत्पादन करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे गैर बाजार गतिविधियाँ जो है शामिल होती हैं इसमें, उसको हम जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड। अभी हमने पढ़ा प्रोडक्शन मेथड से, अब पढ़ेंगे इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। आय विधि, इनकम मेथड, यह विधि आय स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापती है, यानी कि इनकम लेवल पे जो है राष्ट्रीय नेशनल इनकम को काउंट करा जाता है इसमें। देश के सभी निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय, देश के सभी निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय यानी कि श्रम, पूंजी और भूमि के द्वारा जो आय हमें, इन साधनों के द्वारा जो हमें आय प्राप्त होती है, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, निश्चित आय के रूप में उसको जोड़कर गणना की जाती है, इसकी कैलकुलेशन निकाली जाती है। तरीका क्या है, आय विधि मेथड है ये। इसका विवरण क्या है, डिटेल में क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त सभी आय जैसे मजदूरी, लाभ और किराया को जोड़कर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त सभी आय, उत्पादन के कारकों द्वारा, जो उत्पादन के कारक है, श्रम, पूंजी, भूमि, उसके द्वारा जो आय प्राप्त होती है, वेतन, किराया, लाभ, ब्याज के रूप में, जैसे मजदूरी, लाभ और किराए, ये सब के रूप में इन सबको जोड़ा जाता है, तो आपकी नेशनल इनकम निकल आती है। तो इसका फार्मूला क्या है, नेशनल इनकम इक्वल टू मजदूरी प्लस ब्याज प्लस किराया प्लस लाभ। ओके, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, कुछ भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेशनल इनकम निकालना टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। इसकी लिमिटेशंस क्या है बच्चों,
इसमें वस्तु विनिमय आपको पता है, पहले पैसे रुपए तो चलते नहीं थे पुराने ज़माने में। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीद ली जाती थी। आपको आपके खेतों में अगर क्या कहते हैं कि मतलब गन्ने आपने उगवाए हैं तो गुड़ होगा, तो गुड़ के बदले आप मान लो किसी ने दालें उगाई हैं तो दालें ले लो। तो इस तरह की वस्तु विनिमय चला करती थी पुराने ज़माने में, लेकिन आज के टाइम में तो नहीं है। तो वस्तु विनिमय की जो प्रणाली है या अवैध अर्थव्यवस्था, जैसे गैर मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता, उसको बच्चों इसमें नेशनल इनकम में यानी इनकम मेथड में जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो अब हम थर्ड पढ़ते हैं, व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। यह विधि व्यय पर आधारित यानी कि व्यय स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापती है। यह विधि व्यय पर आधारित है और व्यय स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापती है। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि कितना खर्चा हुआ है, सारे खर्चों को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल अंतिम व्यय को जोड़ा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर जो वस्तुएं सेवाओं का हमने प्रोडक्शन किया है, उनके जो उनसे हमें मूल्य प्राप्त हुआ है और उन पे जो खर्चा हुआ है, अंतिम व्यय जो हुआ है, उसको इसमें जोड़ा जाता है। तरीका क्या है? ये एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें व्यय विधि है तरीका। और विवरण है, किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए सभी व्ययों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए सभी व्ययों, अभी आपको मैंने बताया है प्रोडक्शन जो मेथड है उसमें जो है वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं उसका जो मूल्य प्राप्त होता है। पहले तो प्रोडक्शन होता है उत्पादन विधि में, फिर उसके बाद जो है इनकम मेथड में आपका जो मूल्य प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है। अभी एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें आप जो है वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन नहीं करे, पहले प्रोडक्शन किया वस्तुओं और सेवाओं का, फिर उससे आय प्राप्त हुई। अब वस्तुओं और सेवाओं पर जो सभी किए गए सभी व्यय हैं उनको जोड़ा जाता है, जिससे कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यानी कि राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की पहले प्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद उससे इनकम प्राप्त हुई, फिर उसी वस्तुओं और सेवाओं पर जो हमें व्यय करना पड़ता है उसको उन सभी व्ययों को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इसका जो है फॉर्मूला, जो सूत्र है बच्चों, क्या है? नेशनल इनकम इक्वल टू उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी आय प्लस शुद्ध निर्यात, यानी कि सी प्लस आई प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक्सपेंडिचर मेथड का जो नेशनल इनकम निकालने का ये फॉर्मूला है आपका। और इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं? ये गैर बाजार उत्पादन और स्व उपभोग के मूल्य को की अनदेखी करता है। ये गैर बाजार उत्पादन जो जिसको बाजार में हम खरीदते बेचते नहीं हैं, और स्व उपभोग के मूल्य की, जो अपने उपभोग के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसके मूल्य को अनदेखा करता है, और वास्तविक उत्पादन और कीमतों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल नहीं करता। वास्तविक जो उत्पादन होता है और कीमतों पर जो मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है उसको भी जो है व्यय विधि में शामिल नहीं किया जाता है। ओके बच्चों, ये आपका था नेशनल इनकम के कुछ नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में ही बताया है मैंने, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो इसी जुड़ाव को बनाए रखने के लिए पहले तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, शेयर करें, और उससे पहले थोड़ा सा आप जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लें। बस इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, और ब्रह्मश्री दीक्षित मैम भी अपना इकोनॉमिक्स का ज्ञान आपको बांटती रहेंगी। प्लीज़ इस जुड़ाव को बनाए रखें बच्चों, पढ़ते रहें, ज्ञान बांटते रहें। इसी उम्मीद के साथ अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।